हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। ये जो हमारे हिंदी शिक्षण का है, हम कह सकते हैं कि ये आखिरी टॉपिक है। जो भी पाठ्यक्रम हमने आपको जब ये क्लास सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हुई थी आपकी हिंदी पेडागोजी की, तो स्टार्टिंग में हमने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए थे उसका ये लास्ट टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी उपयोगिता को समझेंगे और हिंदी शिक्षण में हम किस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सारी बातों को समझेंगे और आगे से आने वाली वीडियो में हम कुछ परिभाषिक शब्दावली देखेंगे जो कि आपके सीटेट के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते होंगे। प्रश्नों के जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो शब्द आपके समझ में नहीं आता होगा इसका अर्थ क्या है, हालांकि वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ होता है उसके बावजूद भी। तो ऐसे ही कुछ कठिन शब्दों को, उसका संदर्भ क्या है, उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज में। फिलहाल आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण जो है ये भी एक प्रकार का शिक्षण ही होता है या फिर एक अनुदेशनात्मक कार्य होता है, जिससे कि हम किसी एक विद्यार्थी या फिर किसी विद्यार्थियों के समूह से कोई विषय विशेष हो या प्रकरण विशेष हो, उससे संबंधित जो भी विशेष समस्या या कठिनाई होगी उसके निवारण हेतु हम इसे प्रयोग में लाते हैं उपचारात्मक शिक्षण को। यानी पहले हम छात्रों की, विद्यार्थियों की समस्याओं का पता लगाएंगे कि वो जो समस्या वो किसी विद्यार्थी विशेष की है या सभी विद्यार्थियों की है, उसका विषय विशेष क्या है या प्रकरण विशेष क्या है। फिर उस समस्या की कठिनाई का हम समाधान करेंगे, तो इसीलिए हम इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। आप ध्यान रखें, पहले निदान होगा समस्या का और उसके बाद ही उपचार होगा। जो निदानात्मक प्रक्रिया होती है उसका उद्देश्य होता है कि कोई छात्र विशेष है या अनेक विद्यार्थी जो हैं वो किसी विषय वस्तु को या प्रकरण को ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। पहले हम इन कारणों का पता लगाएंगे और उन कारणों का पता लगाना ही निदान कहलाता है। निदान के बाद इन कठिनाइयों का, समस्याओं का, कमजोरियों का समापन करके उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। यानी इनका जो हम निदान करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं या कठिनाइयों को दूर करते हैं, तो इसको हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से करते हैं। और निदान जितना अच्छा होगा उपचार उतना ही बेहतर होगा। उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कुछ मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं। ये दो मुख्य धारणाएं हैं, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो प्रश्न है वो आपसे इस प्रकार से कोई न कोई स्थिति बता कर दिया जाएगा कि ऐसी कक्षा का वातावरण है जहाँ पर जो शिक्षक है वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो वह किस शिक्षण के अंतर्गत आएगा, तो वह आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। वो जो स्थिति बनाएगा, तो प्रश्न जो है वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अगर आपने इन तथ्यों को ध्यान से समझा रहेगा तो कोई भी प्रश्न आए उसका आप सही उत्तर दे पाएंगे। यदि जो समस्या है वो छात्र विशेष की है, यानी केवल एक छात्र की है, तो इसके लिए जो उपचार होगा वो वैयक्तिक या विशिष्ट प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण होगा और इसकी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा है, ये जो समस्या है यानी कि जो चाहे प्रकरण से संबंधित हो चाहे विषय से संबंधित हो, जो समस्या है वो अधिकांश छात्रों के जैसे 2, 4, 5 इस प्रकार से, तो इसके लिए हम सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं आपके 10th 12th के, उनके एग्ज़ाम से ठीक 1-2 महीने पहले जो रिमीडियल क्लासेस चलती हैं वो इसी बेसिस पे चलाई जाती है कि जो समस्याएं अधिकांश छात्रों की हैं उनकी समस्याओं का हम पहचान करें, निदान करें और फिर उसका उपचार करें, उस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था उनके लिए करें। तो ये समूह के लिए आपका सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। आगे देखते हैं योकम व सिम्पसन। इनके अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो क्या है। वे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। हिंदी उपचारात्मक शिक्षण जो है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो है सिर्फ हिंदी विषय के लिए सभी विषयों के लिए हो सकता है, तो हम केवल हिंदी विषय का ही देखेंगे। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे पहला है कि छात्रों की लेखन संबंधी प्रारंभिक त्रुटियों का सुधार करना। जैसे कि क्योंकि में छोटी की मात्रा रहेगी या बड़ी की मात्रा रहेगी, कहाँ पे जब हम की लिख रहे हैं तो कहाँ पे हम छोटी लगाएंगे, कहाँ बड़ी लगाएंगे, इस प्रकार की जो प्रारंभिक त्रुटियाँ हैं उनका सुधार करना। दूसरा है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों के आधार पर छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, यानी जो उनकी मूल पाठ्य पुस्तकें हैं उनके आधार पर उसमें जो छोटी छोटी बातें दी गई हैं
उन प्रश्नों को हल करवाकर उनके बारे में ज्ञान देकर हम उनकी योग्यता में वृद्धि करेंगे। चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। पांचवा है छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करना जिनसे वह भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन सकें। छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि जो चीज़ें कोई भी छात्र कक्ष में नहीं सीख पाता है किसी भी कारण से, तो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। तो जब उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है तो उस दौरान हम उसके मानसिक तनाव के कारण को समझते हैं और उसको दूर करते हैं। इससे हमारे शिक्षण कार्य में आने वाले जो भी अवरोध होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसमें भी उपचारात्मक शिक्षण हमारी सहायता करता है। आगे हम देखते हैं वो उद्देश्य थे। अब हम समझेंगे हिंदी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका क्या है। यदि छात्रों में भाषा से संबंधित किसी प्रकार के उच्चारण का दोष है तो शिक्षक छात्रों को उन शब्दों का सही उच्चारण बताकर उनका अभ्यास कराएं तथा इस समस्या का उपचार करें। दूसरा है शिक्षक का वाचन यदि उच्च कोटि का है तो छात्रों को स्वयं से प्रेरित कर वह छात्रों के वाचन संबंधी दोष का उपचार कर सकता है। क्योंकि देखिए आपका उच्चारण शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह भी शुद्ध उच्चारण करके ही आपसे बातचीत करे, तो आपका जो वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी जो भी त्रुटियां होंगी वह स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जो छात्रों का वाचन संबंधी कठिनाइयाँ हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं तो हमारा खुद का वाचन भी उच्च कोटि का होना चाहिए। यानी कि जो शब्द जिस प्रकार से लिखा गया है उसको हम उसी प्रकार से सही उच्चारण करें। अगला है छात्रों के भाषा संबंधी दोष को दूर करने के लिए शिक्षक भाषण, वाद विवाद, इमला बोलना आदि प्रतियोगिताओं को करके छात्रों का उपचार कर सकता है। यदि भाषा संबंधी दोष है, देखिए इमला बोलना का अर्थ एक प्रकार से श्रुतलेख हो गया, लेकिन जो श्रुतलेख होता है वो हम बोलकर लिखवाते हैं, और इमला हो गया आप बुक में से देखकर लिखेंगे और बिल्कुल एकदम शुद्ध लिखेंगे जिस प्रकार से किताब में दिया गया है, आपकी पुस्तक में दिया गया है, उसी प्रकार से आप देखकर उन चीज़ों को लिखेंगे और उसके बाद फिर सेम चीज़ें हम बोलेंगे और उसके बाद फिर आप लिखेंगे, तो वो इमला बोलना हो गया। वाद विवाद प्रतियोगिता हम आयोजित कर सकते हैं किसी विषय को लेकर, या किसी विषय से संबंधित भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता में भाग लेने से जो छात्रों के भाषा संबंधी दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम इसको सिर्फ उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कर सकते हैं या कक्ष में कर सकते हैं, इसको हम दोनों ही स्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है यदि भाषा संबंधी दोषों का विद्यालय स्तर पर ही उपचार नहीं होता है तो यह दोष संपूर्ण जीवन बना रहता है। क्योंकि अगर भाषा संबंधी दोष जो हैं अगर उनका निवारण जो है विद्यालय स्तर पर ही नहीं किया गया तो फिर ये आगे जाकर इसका समाप्त होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे हम देखते हैं कि उपचारात्मक, यहाँ पर देखिए वर्तनी अशुद्धि हो गई है। उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो निदान का कार्य त्रुटि के कारण का पता लगाना है, उसके निराकरण के लिए विशिष्ट विधियों एवं प्रविधियों का चयन करना होता है। यह शिक्षण सामान्य शिक्षण से भिन्न होता है, यह व्यक्तिगत अधिक होता है, इसलिए शिक्षण तथा अनुदेशन की व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखें व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग किस शिक्षण में किया जाता है, तो व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग हम उपचारात्मक शिक्षण के दौरान करते हैं। व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निराकरण करते हुए, ये पहली विधि है। दूसरा है शैक्षणिक निदान के बाद अशुद्धियों का सामूहिक रूप से निराकरण करते हुए, ये दूसरी विधि है। तीसरा है अतिरिक्त समय में व्यक्तिगत रूप से निराकरण करते हुए। चौथा है उपचार गृहों में ले जाकर सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से निराकरण करते हुए। ये उपचारात्मक शिक्षण की कुछ विधियाँ और प्रविधियाँ थीं। आइए अब हम यहाँ पर एक ऐसे आप पॉइंट बनाकर इसे नोट कर लें डायग्राम की तरह से कि उपचारात्मक शिक्षण की और कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, किस प्रकार से हम इसको बच्चों को विद्यार्थियों को प्रदान कर सकते हैं। पहला है कक्षा शिक्षण। जैसे कुछ कक्षा के अतिरिक्त जो कक्षाएं चला जाती हैं रिमीडियल क्लासेस या उपचारात्मक कक्षाएं, तो कक्षा शिक्षण हो गया वो भी एक प्रकार का, उस प्रकार से हम बच्चों की समस्याओं का उपचार कर सकते हैं। दूसरा है सामूहिक शिक्षण। जरूरी नहीं है कि उस कक्षा में आपका एक ही विद्यार्थी होगा, विद्यार्थियों का समूह भी हो जा सकता है, तो उसे हम सामूहिक शिक्षण कहेंगे। यानी कि 4-5 विद्यार्थियों के साथ भी उपचारात्मक कक्षाएं दी जा सकती हैं। फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन, यानी कि कक्ष के बाहर ले जाकर भी हम उनको कुछ अलग चीज़ें बताएं, यानी बिना पाठ्य पुस्तक के भी कुछ चीज़ों को उनको बताने का प्रयास करें। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बिना पाठ्य पुस्तक के भी भाषा
का प्रयोग करना, शुद्ध प्रयोग करना, उच्चारण की शुद्धि, वर्तनी की शुद्धि, ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। खुली कक्षाएँ, यानी देखिए, पहली बात तो हमारे शिक्षक और छात्र के बीच में पाठ्यक्रम होता है, लेकिन कुछ खुली कक्षाओं का आयोजन करके भी कि हम जो पाठ्यक्रम है उससे अलग चीज़ों को सिखाकर भी फिर उसके बाद हम पाठ्यक्रम पे जाएँ, जहाँ पे कोई बाधा ना हो, तो वो खुली कक्षाएँ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप व्याकरण पढ़ेंगे या कोई कहानी पढ़ेंगे, जहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं हो, वे कक्षाएँ खुली कक्षाएँ हैं। और इस प्रकार से हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। हो सकता है कि वो लिखते-लिखते मतलब कई दिनों से प्रयास कर रहे हो, लेकिन सही पत्र लेखन नहीं लिख पा रहे हों। लेकिन आप खुली कक्षाएँ जहाँ पे किसी भी नियम की बाध्यता नहीं है, आप एक आसान बातचीत, यानी कि जो कि आपकी दिनचर्या है, उस बातचीत के दौरान भी उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करके, जिसे हम खुली कक्षाएँ कहेंगे, उसके दौरान उन चीज़ों को सिखा सकते हैं। फिर है स्व अनुदेशित शिक्षण, यानी कि अपने अनुसार निर्देश प्रदान कर अनुदेशित करके हम शिक्षण जो प्रदान करेंगे वो स्व अनुदेशित शिक्षण हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों की समस्याओं का, जो भी उन्हें कठिनाइयाँ आ रही हैं अधिगम के दौरान, उनका हम उपचार कर सकते हैं। ये कुछ उपचारात्मक शिक्षण की विधियाँ थी, जिन्हें शॉर्ट में आप नोट कर लें। बाकी जो ऊपर पॉइंट्स बताए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप अगर उसे शॉर्ट में कर सकते हैं तो नोट कर लें, वरना वैसे ही नोट कर सकते हैं। तो आज ये आपका हिंदी शिक्षण के 9 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए, जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया, और जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके सीटेट हिंदी पेडागोजी के पूछे गए हैं। और बाकी जितनी भी परीक्षाएं, चाहे DSSB हो या EMRS हो, जहाँ पे हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर आप पिछले वर्ष की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनका अध्ययन देखते हैं पेपर को। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में जो परिभाषिक शब्दावली है उनके महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।